नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताज़ा खबरें। तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर मिली 20 फुट लंबी सुरंग, कराची मार्का बोरियों से पाक की साजिश बेनकाब। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर सीमा पर सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नीचे एक सुरंग का भांडाफोड़ किया है। सांबा जिले में बीएसएफ की इस कार्रवाई में मेड इन कराची मार्का वाले पाकिस्तान बैग भी बरामद किए गए हैं। पिछले कुछ महीनों में हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान की ओर से खतरों को देखते हुए बीएसएफ के जवानों ने सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए कई नए तरीके इजाद किए हैं। इसके तहत पूरे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एंटी टनल एक्सरसाइज को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। 28 अगस्त को बीएसएफ की एक पेट्रोल टीम ने सुरंग का भांडाफोड़ किया है। पूरे इलाके की छानबीन के दौरान पेट्रोल टीम को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक संदिग्ध जगह की भनक लगी। सांबा जिले के बस्तर इलाके में गश्त के दौरान बीएसएफ टीम को कुछ संदिग्ध सा जान पड़ा। इसके बाद उस जगह पर तुरंत खुदाई की गई, जिसमें 20 फुट लंबे और 3-4 फुट चौड़े सुरंग का पता चला। बॉर्डर की घेराबंदी के ठीक नज़दीक भारत की ओर से इस सुरंग का पता चला है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। लखनऊ मुख्यमंत्री आवास के पास डबल मर्डर से सनसनी, मां बेटे की गोली मारकर की हत्या। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले ही वाराणसी में डबल मर्डर के कारण हड़कंप मच गया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई है। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। ताजा मामले में लखनऊ के गौतम पल्ली में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित रेलवे कॉलोनी में धोरे हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। लखनऊ में गोली मारकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना में मां और बेटे का मर्डर किया गया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी आरडी वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या की गई है। दोनों को गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मौके पर यूपी जीडीपीएचसी अवस्थी पहुंच गए हैं। वही मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर कमिश्नर सुजीत पांडे का कहना है कि रेलवे के सीनियर अधिकारी के बंगले में घटना को अंजाम दिया गया है। अधिकारी के बेटे और पत्नी का शव बेड पर पड़ा मिला। किसी ने गोली मारकर हत्या की है। अधिकारी की बेटी अभी ट्रामा में एडमिट है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। आरबीआई रिक्रूटमेंट 2020, रिजर्व बैंक में नौकरी का शानदार मौका। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बैंक में आवेदन करने का शानदार मौका है। भारतीय रिजर्व बैंक में अकाउंट स्पेशलिस्ट समेत कुल 39 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 5 सितंबर की गई है। अगर आप भी बैंक में नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं तो आइए जानते हैं आरबीआई में नौकरी करने के लिए कैसे आवेदन करें। पदों की संख्या भारतीय रिजर्व बैंक में निकली इस वैकेंसी के तहत डेटा एनालिस्ट, कंसल्टेंट, अकाउंट स्पेशलिस्ट समेत कुल 39 पदों की नियुक्ति की जाएगी। आरबीआई रिक्रूटमेंट के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के पद के अनुसार उन्हें अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। इसमें अकाउंट स्पेशलिस्ट के लिए पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास सीए की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा में 39 पदों पर निकली वैकेंसी के लिए पदों के अनुसार आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की तिथि आरबीआई ने हाल ही 39 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ाई है। इन पदों के लिए आवेदन के योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार अब 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले भी आरबीआई ने आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई थी, जब बैंक ने आवेदन के लिए 22 अगस्त आखिरी तारीख निर्धारित की थी। आरबीआई द्वारा आवेदन की तिथि बढ़ाने से संबंधित जानकारी बैंक के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जारी किया गया। चयन प्रक्रिया आरबीआई में इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक एवं पदानुसार योग्य उम्मीदवार आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.organize.in पर जाकर 5 सितंबर को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। टाटा सन्स के एजीएम में मिस्त्री परिवार ने पूछे तीखे सवाल, रतन टाटा भी थे मौजूद। तो दोस्तों, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस
मिस्त्री और उनका परिवार इस बार फिर चर्चा में है। दरअसल टाटा सन्स की सालाना आम सभा में मिस्त्री परिवार और टाटा ग्रुप के बीच तीखी बहस हुई है। अहम बात यह है कि इस बैठक में टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा भी शामिल हुए थे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में मिस्त्री परिवार की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने समूह की 2 प्रमुख कंपनियों टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के प्रदर्शन में आई गिरावट और उन पर बढ़ते कर्ज का मुद्दा उठाया। मिस्त्री परिवार की ओर से टाटा सन्स के हालिया निवेश फैसलों पर भी सवाल उठाए गए। उनका कहना था कि ये निवेश नुकसान का वित्त पोषण करने के लिए किए गए हैं। बैठक में मिस्त्री परिवार की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के बढ़ते घाटे और कर्ज का मुद्दा उठाया। इसके अलावा उन्होंने लीडरों द्वारा टाटा स्टील यूरोप और एयर एशिया इंडिया के व्यवहारिक कंपनी बने रहने को लेकर उनकी क्षमता को लेकर की गई टिप्पणी पर भी चिंता जताई। मिस्त्री परिवार के प्रतिनिधियों ने सवाल किया कि क्या एयर इंडिया और विस्तार में निवेश से पहले टाटा सन्स के बोर्ड ने सही तरीके से विश्लेषण किया था। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस समय एयर एशिया इंडिया की देनदारियां उसकी मौजूदा संपत्तियों से 1200 करोड़ रुपए अधिक हो चुकी है। कंपनी का नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि टाटा इसमें संयुक्त उद्यम भागीदारों की हिस्सेदारी खरीदती है तो क्या यह विमानन कंपनी की सिर्फ देनदारियां खरीदना नहीं होगा। हालांकि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वह अपने पूर्ववर्ती मिस्त्री की वजह से पैदा हुई अवस्था को ठीक करने में जुटे हैं। एक अन्य सूत्र के मुताबिक चंद्रशेखर ने कहा कि यह सारी गड़बड़ी 2013 और 16 के दौरान हुई, जब मिस्त्री समूह के चेयरमैन थे। उन्होंने यह भी कहा कि टाटा सन्स के द्वारा परिचालन वाली कंपनियों में निवेश समूह की कंपनियों की पूंजी ढांचे को ठीक करने और उनकी देनदारियों में किसी चूक से बचने के लिए किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। सुशांत रिया का ऑडियो क्लिप आया सामने। खर्च कम करने और बॉलीवुड छोड़ने की कर रहे थे बात। तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस साल जनवरी का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। इसमें सुशांत रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती और कुछ वित्तीय सलाहकार साथ बैठकर सुशांत के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सुशांत इसमें ट्रस्ट बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। सुशांत अपने भविष्य को लेकर और बॉलीवुड छोड़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही सुशांत अपने रिटायरमेंट प्लान्स पर भी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरे 36 मिनट के इस ऑडियो को सुनने के बाद यही लग रहा है कि सुशांत ने वित्तीय सलाहकारों को आगे की प्लानिंग के लिए बुलाया है। ऑडियो में सुशांत बॉलीवुड छोड़ने, अपने रिटायरमेंट और अपनी बीमारी की बात कर रहे हैं। रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती भी अपनी बात रख रहे हैं। ऑडियो क्लिप में रिया कह रही है कि सुशांत को पैसे की एफडी तैयार करनी चाहिए। रिया बोल रही है, मैं ये सब ऐसे चाहती हूँ कि उदाहरण के तौर पर मैं वहाँ नहीं हूँ, श्रुति और मिरांडा भी नहीं है और कोई नया शख्स सुशांत के साथ है, उसे सुशांत का कार्ड मिल जाए। पहली चीज़ तो मैं सुशांत से ये कहूँगी कि सारे पैसों की एफडी बना ले। हम सुशांत का सारा पैसा एफडी में रखेंगे। सुशांत के कार्ड में 10 से 15 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरी बात, जो पैसा सुशांत के पास है जिससे सुशांत को ब्याज मिलता रहे, सुशांत की जमा पूंजी भी सुरक्षित रहे, सुशांत की दस्तक के बिना कोई एफडी तोड़वा ना सके। इसी के साथ दोस्तों सुशांत ने बताया सुशांत मुंबई से निकलना चाहते थे। वह अपने ऑडियो क्लिप में बोल रहे हैं कि मैं इस शहर से निकलना चाहता हूँ। वहीं रिया बोल रही है, पहले हम गोवा जाना चाहते हैं, 1-2 महीने वहाँ रहेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। ये अपने भविष्य को लेकर सोच रहा है। सुशांत बोलते हैं, रिटायरमेंट जैसी चीज़ों के लिए कैसे होगा ये, मैं मदद चाहता हूँ। रिया बोलती है, ये सारी चीज़ें पैसों के लिए है, जो पैसे इसके पास है उनका रिटर्न क्या मिलेगा। सुशांत बोलते हैं कि मैं किसी प्राकृतिक जगह पर जाना चाहता हूँ। रिया बोलती है, पावना या ऐसी जगह जहाँ मन को शांति मिले। हम 1 या 2 दिन पावना जाएंगे और वहाँ देखते हैं कि कैसा महसूस होता है। मैं ज़्यादातर वक्त इसके साथ रहना चाहती हूँ, फिर हम इस घर से निकलने की बात करेंगे। तो दोस्तों सुशांत और रिया के ऑडियो क्लिप में ये सामने आया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली और आखिरी मुख्य खबर की ओर। मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस ने लिखी चिट्ठी, बीजेपी फेसबुक में साठगांठ का लगाया आरोप। तो दोस्तों फेसबुक विवाद को लेकर कांग्रेस ने कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है। 15 दिन के अंदर दूसरी बार यह चिट्ठी लिखी गई है। कांग्रेस ने फेसबुक के संस्थापक से सवाल पूछा है कि भारत में बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए पोस्ट पर फेसबुक
फेसबुक द्वारा हेट स्पीच संबंधित नियम लागू नहीं करने के आरोप पर क्या कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि इन आरोपों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जुकरबर्ग को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें बताएं कि आपकी कंपनी इन मामलों की जांच के लिए क्या कदम उठा रही है। हम इस मामले को लेकर भारत में विधायी और न्यायिक कार्रवाई के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक विदेशी कंपनी अपनी निजी लाभ के लिए सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाना जारी नहीं रख सके। कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बीजेपी और फेसबुक इंडिया के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा, एक अन्य अमेरिकी मीडिया पब्लिकेशन द्वारा एक अन्य लेख सार्वजनिक करने में और उसमें कुछ खुलासे होने के बाद पार्टी पर दोबारा पत्र लिखने पर मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।